नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हर्षवर्धन एवं पुष्यभूति वंश के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम हर्ष के पूर्वज शासकों का संक्षिप्त परिचय आपसे साझा करेंगे। साथ ही हर्षवर्धन के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको भी इसमें साझा करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु और उसके बाद उनके मंत्री अरुणाश्व का शासनकाल भी हम आपसे साझा करेंगे। साथ ही हर्षवर्धन का शासन प्रशासन व राजस्व आय व्यय से संबंधित जानकारी भी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के पूर्वज शासकों का संक्षिप्त परिचय। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। वह शैव अनुयायी था तथा उसका मूल स्थान थानेश्वर था। वर्धन वंश के प्रारंभिक शासकों में नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रभाकर वर्धन से पूर्व के सभी राजा गुप्तों के सामंत थे। प्रभाकर वर्धन ने इस वंश को स्वतंत्र कराया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, साथ ही परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख और मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार राज्यवर्धन प्रथम नरवर्धन का पुत्र था, जो कि उसकी पत्नी वज्जनी से पैदा हुआ था। यानी कि दो राज्यवर्धन हुए हैं। एक राज्यवर्धन नरवर्धन का पुत्र था और दूसरा प्रभाकर वर्धन का, हर्ष का बड़ा भाई। और ये जानकारी हमें बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख जो कि 628 ईस्वी का है और मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख जो कि 631 ईस्वी का है, उनसे मिलती है। प्रभाकर वर्धन का ज्येष्ठ पुत्र और हर्षवर्धन का बड़ा भाई जो था वो राज्यवर्धन द्वितीय था। प्रभाकर वर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, जो कि वर्तमान में हरियाणा का करनाल है। प्राचीन काल में थानेश्वर श्रीकंठ नामक समृद्धशाली जनपद का अंग था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित किया था। ये पूर्वजों का था। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल की। हर्षवर्धन का जन्म 590-91 ईस्वी के लगभग हुआ। हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। उसकी माता का नाम यशोमती था। हर्ष की छोटी बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन राजा बना। इसी वर्ष बंगाल के गौड़ शासक शशांक की सहायता से मालवा के शासक देवगुप्त ने मोखरी राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया तथा कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और ये सब किया उसने बंगाल के गौड़ शासक शशांक की सहायता से। राज्यवर्धन के सेनापति भंडी ने हर्ष को सूचना दी थी कि राज्यश्री बंदी गृह से भागकर विंध्याचल पहाड़ियों की ओर जंगल में सती होने के लिए गई है। हर्ष ने राज्यश्री को सती होने से बचा लिया था। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारकर मालवा और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला और मालवा और कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन शशांक ने राज्यवर्धन को मारकर कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। हर्ष 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष के राज्यारोहण में थानेश्वर के शक्तिशाली सामंत भानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा बनने के बाद हर्ष ने जब अपना विजय अभियान प्रारंभ किया, तब कामरूप असम के राजा भास्कर वर्मन ने अपने दूत के माध्यम से उसके सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे हर्ष ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ गठबंधन करके गौड़ शासक शशांक को कन्नौज से बाहर खदेड़ दिया। हर्ष ने थानेश्वर और कन्नौज राज्यों का एकीकरण किया इनका, तथा कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया। हर्ष ने इसके बाद शिलादित्य की उपाधि ली थी। नवसारी ताम्रपत्र के अनुसार हर्ष ने वल्लभी के सम्राट
ध्रुवसेन द्वितीय या ध्रुव भट्ट को हराया था, जो युद्ध में सामंती जागीरदार बनने के लिए सहमत हो गया था। विवाह बंधन अर्थात हर्ष की बेटी की राजा ध्रुव भट्ट से शादी के माध्यम से वल्लभी साम्राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए गए। वह शशांक की मृत्यु के बाद, यानी कि हर्ष जो है शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा को भी जीतने में समर्थ हुआ था। हर्ष का अंतिम अभियान कलिंग राज्य के विरुद्ध था, यानी कि उड़ीसा के विरुद्ध था, और उसे इसने जीत लिया था। 612 ईस्वी तक पंजाब के पंच सिंधु अर्थात संभवतः पंच भारत पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि हर्ष पंच भारत का स्वामी था, तो संभवतः ये पंच भारत जो है पंजाब के पंच सिंधु क्षेत्र को कहा जाता है, उस पर इसने 612 ईस्वी तक पूर्ण अधिकार कर लिया था। बाद में उसने नेपाल के राजा को परास्त किया और उससे भुगतान स्वीकार किया। उत्तर भारतीय जनजातियों पर विजय प्राप्त करके उसने अपना प्रभुत्व मजबूत किया। उनकी उपलब्धियों के सम्मान में हर्ष को उत्तरापथ स्वर की उपाधि दी गई। वह अंतिम बौद्ध व हिंदू सम्राट था जिसने लगभग समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। हर्षवर्धन का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में कामरूप अर्थात असम तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे 633-34 ईस्वी में नर्मदा के युद्ध में पराजित कर दिया। ऐहोल अभिलेख जो कि 634 ईस्वी का है, इस अभिलेख में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय का उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय को इमाड़ी पुलकेशिन या इमड़ी पुलकेशी भी कहा जाता था। हर्ष पहला उत्तर भारतीय राजा था जिसे दक्षिण भारतीय राजा के हाथों पराजित होना पड़ा था। भारत में सामंतवाद सर्वप्रथम राजा हर्षवर्धन के समय लागू हुआ, यानी कि 606 से 647 के बीच। हर्षवर्धन ने दो प्रकार की भूमियों या क्षेत्रों पर शासन किया। पहली थी जिसमें शामिल थे कलिंग, गुजरात, बंगाल, राजपुताना और मध्य प्रांत। ये सभी हर्ष के प्रत्यक्ष क्षेत्र का हिस्सा हैं। दूसरे प्रकार के क्षेत्र में कश्मीर, सिंध, नेपाल और जालंधर शामिल थे और ये सभी सामंती क्षेत्रों में से थे। हर्षवर्धन की उपाधियाँ। कवि बाण भट्ट ने उसकी जीवनी हर्षचरित में उसे चारों समुद्रों का स्वामी और सर्वचक्रवर्ती आदि उपाधियों से अलंकृत किया है। हवेनसांग ने उसे शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। हर्ष ने 641 ईस्वी में मगध सम्राट की उपाधि धारण की थी। हर्ष की अन्य उपाधियाँ थी परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सकलोत्रापथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर आदि। 641 ईस्वी में हर्ष ने अपना एक ब्राह्मण दूत चीन भेजा था। 643 ईस्वी में चीनी सम्राट ने लियांग होआई किंग नाम के दूत को हर्ष के दरबार में भेजा था। फिर इसके बाद 645 ईस्वी में एक और चीनी दूत मंडल लिन्या प्याओ और वांग हनन तसे के नेतृत्व में हर्ष के दरबार में आया था। हर्षवर्धन की मृत्यु और अरुणाश्व का शासनकाल। हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी दुर्गावती गौड़ से दो पुत्र प्राप्त किए थे, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, और उससे उसको एक पुत्री भी थी। हर्षवर्धन की जो पुत्री थी उसका विवाह वल्लभी के राजा ध्रुव भट्ट से हुआ था, जबकि हर्षवर्धन के दोनों बेटों की हत्या हर्षवर्धन के मंत्री अरुणाश्व ने कर दी थी। इस प्रकार से हर्षवर्धन की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के हो गई थी।
उनका साम्राज्य भी इसके बाद शीघ्र ही समाप्त हो गया। अरुणाश्व जो कि हर्षवर्धन का पूर्व मंत्री था, उसने पुष्यभूति वंश के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन को हथिया लिया था। अरुणाश्व ने एक संक्षिप्त अवधि के लिए तिरहुत, कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। चीनियों द्वारा अरुणाश्व को अलुओनाशुन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि चीनी इसको अलुओनाशुन कहते हैं। 648 में तांग राजवंश के सम्राट तांग ताइजोंग ने वांग जुआंस को भारत भेजा था, लेकिन राजा अरुणाश्व ने वांग जुआंस और उसके 30 घुड़सवार अधीनस्थों पर हमला कर दिया था। इसके कारण वांग जुआंस तिब्बत भाग गया और फिर 7,000 से अधिक नेपाली घुड़सवार और 1200 तिब्बती पैदल सेना के साथ मिलकर 16 जून 649 को अरुणाश्व पर उसने हमला कर दिया। वांग के नेतृत्व में नेपाली और तिब्बती सेनाओं द्वारा मगध से अरुणाश्व सहित 2000 कैदियों को पकड़ लिया गया। तो इस प्रकार से ये अरुणाश्व का भी अंत हो गया। इस हमले की सफलता में जुआंस को क्लोजिंग कोर्ट के लिए ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो शासन प्रबंध था हर्षवर्धन का, उस पर नजर डालते हैं। हर्ष के समय में भी शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक ही था। सम्राट शासन तथा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट कार्यपालिका का प्रधान अध्यक्ष, सर्वप्रधान न्यायाधीश और सेना का सबसे बड़ा सेनापति हुआ करता था। राजा को महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती तथा परमेश्वर जैसी महान उपाधियां दी जाती थी। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में निम्नलिखित पदाधिकारियों की व्याख्या इस प्रकार से की है। उन्होंने बताया है कि कौन नाम का व्यक्ति किस पद पर था। अवंती युद्ध और शांति का मंत्री था। इसको विदेश सचिव या महासंधि विग्रहक भी कहा जाता था। सिंहनाद ये हर्ष की सेना का महासेनापति था, प्रधान सेनापति था ये। कुंतल अश्व सेना का मुख्य अधिकारी था। स्कंदगुप्त हस्ती सेना यानी कि हाथी सेना या गज सेना का मुख्य अधिकारी था ये। भंडी जो था वो प्रधान सचिव था, यानी कि प्रधानमंत्री था। भंडी हर्ष का ममेरा भाई था। हर्ष की विशाल सेना में 4 विभाग शामिल थे: घुड़सवार, रथ, हाथी और पैदल सेना। अश्व सेना के अधिकारी बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारी बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहलाते थे। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, जो हर्ष की उपाधियों परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत्रापथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर आदि से स्पष्ट हो जाता है। हर्ष के शासनकाल में अधीनस्थ शासकों को महाराज तथा महासामंत कहा जाता था। हर्षकालीन साहित्यों में विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है, जैसे सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, शत्रु सामंत, प्रति सामंत तथा प्रधान सामंत। बांसखेड़ा तथा मधुबन के लेखों से पता चलता है कि हर्ष ने स्कंदगुप्त और ईश्वरगुप्त को कर्दीकृत महासामंत बनाया था। कर्दीकृत महासामंत वे होते थे जिनसे हर्ष कर लिया करता था उनकी प्रजा के बदले। उनकी प्रजा से वो कर नहीं लेता था, बल्कि महासामंतों से वो कर लेता था। तो ऐसे सामंतों को कर्दीकृत महासामंत कहा जाता था। हर्षकालीन शासन व्यवस्था में साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति के शासक को लोकपाल, राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहा जाता था। मधुबन के लेख में साम्राज्य के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में स्थित भुक्तियों का नाम श्रावस्ती तथा अहिच्छत्र उल्लिखित है।
यानी कि उत्तरी भाग में जो भुक्ति थी वो श्रावस्ती थी और जो पश्चिमी भाग में स्थित थी वो अहिछत्र थी। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले को विषय कहा जाता था। जिले का प्रधान विषयपति कहलाता था। तहसीलों को पाठक कहा जाता था और तहसीलों में कई ग्राम होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रधान को ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए अनेक कर्णिक होते थे। हर्षकालीन शासन व्यवस्था में कुछ अन्य पदाधिकारियों का भी पता चलता है, लेकिन उनके वास्तविक पदों के बारे में ज्ञान नहीं है, जैसे महत्तर, दोषाधनिक, प्रभातार, भौगिक आदि। गुप्त काल में प्रारंभ भूमिदान की प्रथा हर्षवर्धन काल में तीव्र हो गई थी। पुजारियों को राज्य की विशेष सेवा के बदले भूमिदान मिलता रहा। हर्ष ने अधिकारियों को अनुबंध द्वारा दान दिया ताकि वे ज़्यादा स्वतंत्रता से काम कर पाएं। अतः अधिकारियों को भूमि दान देकर प्रस्तुत करने की सामंती पुरस्कृत करने की है ये, ठीक है। अधिकारियों को भूमि दान देकर पुरस्कृत करने की सामंती प्रथा हर्ष के समय में ही प्रारंभ हुई थी। ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के पास एक कुशल सरकार थी। वहाँ परिवार पंजीकृत नहीं किए गए थे और बेगार प्रथा भी नहीं थी। राज्य में नियमित रूप से डकैतियाँ होती थी। इसके बारे में ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में शिकायत की है। हर्षवर्धन ने कई विश्राम गृहों और अस्पतालों का निर्माण करवाया था। राजस्व आय व्यय भूमि कर उपज का छठा हिस्सा था। राजा हर्षवर्धन ने अपने राजस्व को 4 भागों में विभाजित किया। पहला, राजा का व्यय पूरा करने के लिए, विद्वानों के लिए, लोक सेवकों और अधिकारियों की बंदोबस्ती के लिए तथा धार्मिक प्रयोजनों के लिए ये जो राजस्व था ये व्यय किया जाता था, इन 4 उद्देश्यों के लिए। कुछ अन्य कर बंदरगाहों, घाटों आदि पर लगाए गए थे। मतलब भूमि कर तो था ही, साथ ही कुछ अन्य कर भी थे, जैसे बंदरगाहों, घाटों पर लगाए गए कर। शाही भूमि से प्राप्त लाभ, खदानों और जागीरदारी से अर्जित शाही खजाना भी राजस्व के स्रोत होते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।